नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरा नाम निशु कुमार हुआ और मैं 2019 वाले एमटीएस से सेंट्रल वाटर कमीशन में पिछले साल से ही कार्यरत हूँ। और मैं आज स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के जो भी 1 महीने बचे हुए हैं उसके स्ट्रेटजी को लेकर, वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे कि मतलब कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशंस को क्लियर करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। बट मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा या कुछ चीज़ें जो मैंने इम्प्लीमेंट की थी और मैंने काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन दिया हुआ था। 2018 में मेरे मार्क्स भी काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन उसमें नहीं हो पाया था, जिसका कारण मेरा एग्जामिनेशंस नहीं थे, जिसका कारण मेरा पीएसटी था, जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होता है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। मैंने दौड़ टाइम से पहले क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जिसके चलते मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो जो भी मेरी स्ट्रेटजी रही मैं उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। चूँकि मैक्सिमम जो बच्चे होंगे, मैक्सिमम अब 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, सबकी तैयारियाँ ठीक ठाक ही होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अब छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। छोटे छोटे मिस्टेक्स करने के चलते, या उनको पढ़े हैं बहुत सारी चीज़, उनको मालूम है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनको एग्जामिनेशंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए वो उनको नहीं मालूम होता है। तो मैं आपको पढ़ने का तो तरीका मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बस ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स को आप जब देने वाले होते हैं तो उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आपका आपका मनो आपका मन मन जो होता है ना, आपका मनोवैज्ञानिक प्रेशर आपको नहीं लेने हैं एग्जामिनेशंस को। मैं वही 2-4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको एग्जामिनेशंस देने में आसानी होगी, और ग्रुप डी ही नहीं, आगे आप जितनी भी परीक्षाएं देंगे आपको उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों का हेल्प मिलेगा। जैसे कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो चाहे कितना भी जो भी चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले पहला जो इम्पोर्टेंस है, आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। चाहे 90 मिनट्स हैं, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में 90 मिनट्स हैं, आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि एकदम ईजी टास्क है, आपके लिए कोई भी वो हार्ड टास्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस ये होता है ना, मॉक टेस्ट लगाने का 3-4 इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि आपको पहला नंबर 90 मिनट एकदम आराम से बैठने की आदत हो जाएगी। दूसरा नंबर मॉक टेस्ट का ये होता है कि आप रोज रोज एग्जामिनेशंस वाली फीलिंग लेते हो, यानी कि आपको उतना प्रेशर झेलने का आदत हर रोज होता है। जब आप किसी चीज़ को आप हर रोज करोगे तो वो चीज़ें आपकी आदत बन जाती हैं, और आदत बन जाने के बाद वो जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उन चीज़ों में आपको मज़ा आने लगता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने भी जाओगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि जस्ट मैं एक अच्छा सा मॉक ही देने बैठा हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट को अच्छे से नहीं लगाते हो तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें आते हुए भी आप छोड़ के चले आ जाओगे, या आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस्टेक कर दोगे। ठीक है। और एक चीज़ है, मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो होता है वो ये है, होता है क्या है कि जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। या तो छोटी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, या आप इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको पढ़ने में उस चीज़ को, चाहे कोई भी एक टॉपिक हो, आप उसको रिवाइज करना भूल जाते हो, जिसके चलते वो अचानक से एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं तो वो आपको क्लिक चीज़ें नहीं करती हैं। जिसका फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट लगाने से। आप रोज़ रोज़ मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको हर रोज़ आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से 4-5-6-7 क्वेश्चन आपको फ्रेश मिल ही जाएंगे, कि या तो आप उसको पढ़े हुए हैं लेकिन तब पर भी उसके फार्मूला भूल गए हों, या आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो ये सब चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं ना, ये मॉक टेस्ट लगाने से कम होती हैं। तो मैं अपना जो भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का मेरा 2 ही 3 फंडा है। पहला नंबर, आप मॉक टेस्ट रोज़ लगाइए, मॉक टेस्ट को रोज़ एनालाइज कीजिए, आपको वो अलग अलग क्वेश्चंस के वैरायटी, आपकी भूली हुई चीज़ें आपको याद होती हैं मॉक टेस्ट लगाने से। दूसरा मॉक टेस्ट का फ़ायदा है कि आप प्रेशर, वो जो आप एग्जामिनेशंस में प्रेशर फील करने लगते हो ना, वो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बहुत ही 2 चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कम मॉक टेस्ट लगाते हैं या बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं,
लेकिन मॉक टेस्ट कम लगाने के चलते वो एग्जामिनेशंस में वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का मतलब आपसे ये नहीं होता है कि आप कितना ज़्यादा तेज हैं। एग्जामिनेशंस या एग्जामिनर का जो भी अपना फंडा है उसका ये है कि आप एग्जामिनेशंस के प्रेशर को, जो भी एग्जामिनेशंस के दौरान आपको प्रेशर्स होता है, आप प्रेशर को भी फील कर, मतलब कि हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रेशर में आके आप आके पूरा बिखर जा रहे हो, आपको कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट लगाने की ये सब 2-3-4 बहुत बड़े फायदे हैं। इसलिए आपको मॉक टेस्ट रोज लगाना है, एनालाइजेशन उसका करना है 1 महीने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि 25 में मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 जनरल साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद 20 जो क्वेश्चंस बचे उसमें से जीएस के पोर्शन होंगे और करंट अफेयर्स के पोर्शन होंगे। तो मैं आपको अब 1 महीने ही बचा है, तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी अगर जिसके मैथ्स रीजनिंग काफ़ी बढ़िया है, जो भी 30 रीजनिंग और 25 मैथ्स में से 55 क्वेश्चन में से 50, 48, 45 प्लस जो कर ले रहे हैं, उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि अगर उनका जनरल साइंस ठीक हो तो अगर साइंस को भी थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करें, नहीं तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टैटिक जीके पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, जो कि 10 क्वेश्चनों के लिए आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर से पॉलिटी, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसलिए आपका स्ट्रेटजी, अगर जिनके मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया हो उनका स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि मैथ्स रीजनिंग का वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें और उसके बाद वो करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, जीके पे नहीं, और उसके बाद जीएस के सेक्शन पे ध्यान दें। और जीएस के सेक्शंस पे भी आपको जनरल साइंस में भी आपको स्ट्रेटजिक अनुसार ही पढ़ाई करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लो, जो भी पोर्शन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस को या जो भी पोर्शन है आप उसको बार बार रटा कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी कुल मिला जुला के स्ट्रेटजी होनी चाहिए। या जिनके थोड़े से अभी मैथ्स कमज़ोर हों, जीके और जीएस के पोर्शन थोड़े बहुत ठीक हों, तो उनके लिए लास्ट 1 महीने में मैं बस यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मैथ्स रीजनिंग बनाइए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ग्रुप डी में इतने हार्ड नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप इधर मैथ्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में से अगर 45 प्लस कर लेते हैं तो आपको 70 मार्क्स तक रॉ मार्क्स लाना आसान हो जाता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 60 से नीचे होने लगेंगे ना, तभी आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अभी नॉर्मलाइजेशन की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन तो पूरा का पूरा लक बेस्ड है। जैसे कि मेरा ही 2018 में 63.75 मार्क्स मेरे रॉ मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज होकर 86 पॉइंट समथिंग हो गए थे। पहली बार मेरे को नॉर्मलाइजेशन में इतना फ़ायदा हुआ था, नहीं तो आज तक मेरे को नॉर्मलाइजेशन में कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं है। एमटीएस का भी मैंने जो एग्ज़ाम दिया हुआ था उसमें मेरा रॉ मार्क्स 85 पॉइंट समथिंग था, नॉर्मलाइजेशन भी होके 86 पॉइंट समथिंग ही हुआ। एनटीपीसी में भी आपने देखा ही होगा, पीटी में भी मेरे साथ वही हुआ। 75-76 मेरे मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 78 पॉइंट समथिंग ही हुए थे। लेकिन मैंने ग्रुप डी में एक ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा था ना कि हमारे टाइम में 2018 में जो भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चंडीगढ़ बोर्ड से दिए हुए थे, मैं चंडीगढ़ बोर्ड से था, तो मैक्सिमम लड़कों के 20, 25, 10, 15, 20 नंबर ऐसे करके सबके नॉर्मलाइजेशन में बड़े ही हुए थे। मैं कोई उसमें नया बंदा नहीं था या कोई मैं यूनिक कैंडिडेट नहीं था कि जिसके ही मेरे नंबर बढ़े हों। मैं दूसरे बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ बोर्ड में काफ़ी मार्क्स बढ़े थे, सबके मार्क्स बढ़े थे। यानी कि अगर मैं टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो चंडीगढ़ बोर्ड में जिसके भी रॉ मार्क्स अप्रॉक्स 60 से अबव और 70 से नीचे थे ना, उनका सबका सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हुए थे। तो जो भी अब ये दिन बचे हुए हैं आपके 1 महीने, उसमें ग्रुप डी के लिए मेरे तरफ से यही स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी छोटी बहुत अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ,
लास्ट में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी यूट्यूब से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब से भाई अब कोई अछूता रह नहीं सकता है, चाहे आप एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में हो या कोई भी एग्जामिनेशंस के बारे में हो। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं ना कि जैसे कि युद्ध होने वाला है, युद्ध स्तर पे पढ़ाई करने। नहीं भैया, ग्रुप डी का आपको एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए आपको यूपीएससी टाइप पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या जो भी अगर ग्रुप डी के लिए यूपीएससी टाइप पढ़ाई कर रहे हैं या अपने स्ट्रगल को बता रहे हैं कि ये है वो है, ये सब चीज़ें गलत हैं। आप नॉर्मली मन से पढ़ाई कीजिए 2-3 घंटे ढंग से, बस आपका ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं। हाँ, बशर्ते आप कोई टेक्निकल एरर मत कीजिए, ठीक है ना। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है। तब तक लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।